आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का 9वां क्लास करने जा रहे हैं। क्या क्लास है? 9वां। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों को चर्चा करेंगे और आप लोग भी कंसंट्रेट होकर के देखिए, ठीक है। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि कैथोड किरणें होती है, ठीक है। ये बैक की क्लास में भी ये प्रश्न हुआ था, कैथोड किरणें होती है। तो ये बता रहा है कि कैथोड किरणें होती है, क्या होती है? तो यह इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, ठीक है। कैथोड किरणें होती है तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की धारा। इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। इससे पहले आप लोग मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप जो बिजली मतलब जैसे बल्ब का यूज़ करते हैं, पंखा का यूज़ करते हैं आप, तो जब आप बटन क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो बटन पुश करने के बाद जो मतलब यहाँ आप दबाते हैं और आपका पंखा चलने लगता है, तो मतलब किसके कारण से? धारा के कारण। उसमें क्या जाता है? बिजली जाता है। उसमें धारा जो जाता है वो जाता है इलेक्ट्रॉन का। किसका आता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ना चालन होता है। नहीं समझ में आया? बैक क्लास में हम चर्चा किए थे बहुत अच्छा तरीका से। तो कैथोड किरणों के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का धारा बहता है, उसी तरह से आप यहाँ पर याद रखिए कि कैथोड किरणें में भी इलेक्ट्रॉन की ही धारा बहती है, ठीक है। तो बताइए कि कैथोड किरणें कैसी होती है? याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की धारा, ठीक है। कैथोड किरणें आपको जो है सो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की धारा। अगला प्रश्न है कि जब आप खाना बनाते हैं तो उस समय आप किस गैस का यूज करते हैं? खाना बनाने वाली गैस में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें जो होता है, देखिए, सबसे मुख्य अगर बात करें तो होता है ब्यूटेन। मुख्य इसलिए होता है कि अधिक मात्रा इसका उसमें रहता है, ठीक है। और इसमें जो मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन का और प्रोपेन का। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रोपेन का होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको याद रखने का जो ट्रिक्स है कि खाना जब आप पकाते हैं तो खाना पकाने का काम किन का रहता है? बेटी का रहता है, इसलिए बेटी से याद हो जाएगा आपको ब्यूटेन, ठीक है। एक प्रश्न याद हो गया होगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें और भी कोई चीज रहता है ना, तो दूसरा कि जब बेटी खाना बनाएगी तो उसको बहुत कुछ काम ताम करना पड़ता है, जिसके कारण से उसको जब वो सोने के लिए जाएगी तो उसको पेन महसूस होगा। पेन मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो बेटी खाना बनाएगी तो क्या होगा? पेन होगा। तब पेन से क्या याद रखेगा? प्रोपेन। क्या याद रखेगा? तो बताएंगे आप लोग कि खाना बनाने वाले गैस में किस किस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। तो बताइए कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। चर्चा के दौरान जो भी प्रश्न बता रहे हैं, अगर हो सके तो आप लोग नोट कीजिए, और अगर नोट नहीं कर सकते तो सुनिए कम से कम, ठीक है। अगला प्रश्न है सीमेंट के दृढ़ीकरण के लिए। दृढ़ीकरण का मतलब होता है जैसे कि आप सीमेंट लगाते हैं और लगाने का तो वो क्या होता है? वो चिपक जाता है, मतलब वज्र हो जाता है, वो पत्थर के समान हो जाता है, तो उसी को कहता है दृढ़ीकरण। क्या कहता है? मतलब चुहट के पकड़ लेता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दृढ़ीकरण कहेंगे। तो सीमेंट के दृढ़ीकरण करने के लिए दृढ़ीकरण जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो निर्जलीकरण के कारण से होता है। कहने का मतलब समझ लीजिए कि जब आप सीमेंट से मतलब प्लास्टर करते हैं तो उसमें से पानी की मात्रा क्या? निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? पानी का मात्रा निकल जाना। तो जब पानी का मात्रा निकल जाएगा तो जो बचेगा मात्रा तो वही पत्थर बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो याद रखिए कि सीमेंट के दृढ़ीकरण होने का कारण क्या है? और वैसे भी देखिए जल का कमी होता है, तभी तो आप लोग जब सीमेंट से प्लास्टर होता है तो अगले दिन से क्या देना शुरू करते हैं? पानी। जल देते हैं कि नहीं देते हैं? आप 8 दिन 10 दिन तक जल देते हैं, तो इसलिए समझिए कि जल की कमी हो गई, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें जल देते हैं, ठीक है। तो बताइए कि सीमेंट के दृढ़ीकरण होने का कारण क्या है? बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि साइंस में निर्जलीकरण का अंग्रेजी क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, एक लाल तप्त मतलब लाल तपा हुआ, तप्त मतलब तपा हुआ, जैसे कि लोहा जो आग में देते हैं तो लाल तप जाता है, तो एकदम लाल लाल हो जाता है। कह रहा है कि एक लाल तप्त स्थितिज 800 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए कितना डिग्री सेल्सियस पर? 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको कितना डिग्री पर आपको स्टील को ये टेम्परेचर दिया जाता है? 800 सेल्सियस पर। तो वही कह रहा था, आप सोच लीजिए कि 100 डिग्री पर आपका पानी उबलता है, और 100 डिग्री जब टेम्परेचर होता है उसमें यदि आप हाथ डाल देते हैं तो हाथ जल जाएगा। और 100 डिग्री नहीं, यहाँ 800 डिग्री पर गर्म कर रहा है। किसको? स्टील को। किसको कर रहा है? स्टील को कर रहा है। तो लिखा है कि एक लाल तप्त स्थितिज 800 डिग्री के ऊपर में एक कठोर स्टील तप्त किया जाता है। तप्त मतलब गर्म किया जाता है,
फिर तुरंत उसे ठंडे पानी में डाल देता है। आप लोग लोहसारी गए होइएगा, लोहसारी नहीं मतलब लोहरसारी गए होइएगा तो देखे होइएगा, क्या चीज़ देखे होइएगा पता है? आप देखे होंगे गर्म करके पीट के फिर हाँ, गर्म करके फिर फटाफट से पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर तुरंत उसे ठंडा पानी में डाल देते हैं या उसे तेल में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया से स्टील का कौन सा गुणधर्म मिल जाता है? तो कहने का अच्छा अब समझ में आया। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि जब लोहे को तप्त किया जाता है और तप्त करने के बाद जो उसको क्या करता है, फट से जो है सो पानी में डाल देता है या तेल में डाल देता है। क्यों? तो उसको एकदम ठोस होने के लिए, एकदम कठोर होने के लिए। समझिए मेरा बात आया कि नहीं आया? कभी आप हाँसू वगैरह या खुरपी ये सब जो कुटाने के लिए गए होंगे तो मतलब गर्म करके पीट करके चट से उसको पानी में डाल देते हैं। ऐसा करने से उसमें कौन सा गुण आता है? कठोरता का गुण आता है। तो बताइए कठोरता कौन सी संज्ञा है? कठोरता ये है भाववाचक, क्योंकि बताए थे कि जिसके अंत में ता आए वो अक्सर भाववाचक संज्ञा होता है। दूसरी बात कठोरता, उसका गुण मतलब भाव बता रहा है ना, है ना। कठोर मतलब उसका विशेषता पता चल रहा है ना। ठीक है, तो एक लाल तप्त को 800 डिग्री पर उबालने के बाद उसको क्या किया जाता है? तो आपको जो है सो मतलब पानी में या उसको तेल में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? बिल्कुल कठोरता लाने के लिए उसमें रखा। अब तो हमको लगता है ये प्रश्न थॉटेबल है, हम लोग ऐसा देखते हैं, इसलिए दोबारा इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम बैक की क्लास में बताए थे सीसा और टीन है, इसका ट्रिक दिए थे आपको सीट। हम बताए थे कि जब हम लोग मोबाइल सोल्डिंग कराने के लिए जाएंगे तो पहले सीट पर बैठेंगे तब ना सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि खतरनाक काम रहता है ना। तो इसलिए याद रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सोल्डर, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाका। जब हम लोग सोल्डिंग करते हैं किसी चीज़ का तार जो जोड़ते हैं तो एक तरह से टाका ही देते हैं ना। तो उस सोल्डर में किस किस का मिश्रण होता है? सीट याद रखिएगा। तो सीट से आपको याद आ जाएगा सी से सीसा और टी से हो जाएगा आपको टी। ठीक है, सीसा का जो संकेत होता है वो होता है पीबी और टीन का होता है एसएन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि टीन का लैटिन नाम क्या होगा तो याद रखिएगा एसएन है तो एसएन से एस्ट्रोनशियम। क्या होगा? एस्ट्रोनशियम। टीन का क्या होगा? एस्ट्रोनशियम। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका एल्डिहाइड में, किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया, कहता है एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन में भेद मतलब अलग करने के लिए जो उपयोग किया जाता है अभिक्रिया, वो कौन सा अभिक्रिया? यानी कि देखिए प्रश्न समझ में आप लोगों को भी आ गया होगा कि यदि एल्डिहाइड और कीटोन में आप अलग करना चाहते हैं दोनों को तो आप कौन सा क्रिया अपनाएंगे? तो देखिए क्रिया का नाम है, बोलेंगे आप लोग भी, टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। क्या है? तो टोलेन अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ दे कि टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया के द्वारा आप किस किस को भेद कर सकते हैं तो याद रखिएगा एल्डिहाइड को और दूसरा कीटोन को। एल्डिहाइड को और कीटोन को एलिहाइड लिखा हुआ है, एलिहाइड और कीटोन को। किसको? यानी कि एलिहाइड और कीटोन को भेद करने के लिए उपयोग होने वाली जो अभिक्रिया है वो आपको है टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया के माध्यम से आप जो है सो एलिहाइड और कीटोन को भेद कर सकते हैं। भेद करना मतलब अलग कर सकते हैं। बताइए आप किसको अलग कर सकते हैं? जरा वर्ड देखिए, मिस्टेक कर रहे हैं आप। एलिहाइड और कीटोन को। किसको? एलिहाइड और कीटोन को भेद करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए किस क्रिया को अपनाएंगे? टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया को हम लोग प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फेहलिंग विलयन। क्या लिखा हुआ है? फेहलिंग है, फेहलिंग विलयन है, यानी कि फेहलिंग विलयन में कौन कौन सा चीज मिला हुआ होता है? उसमें CuSO4 और NaOH रहता है। क्या सब रहता है? क्या सब रहता है? ठीक है, तो अब है फेहलिंग विलयन जो है उसमें आपको क्या सब आता है? CuSO4 NaOH। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग भी कि इसको जरा रटिए आप लोग। फेहलिंग विलयन का जो मिश्रण होता है वो क्या क्या चीज का होता है? रटिए इसको। अब आपका अगला प्रश्न है BaO P2O5 Na2O
तथा K2O में कौन सा ऑक्साइड स्वभाव में अम्लीय है। ठीक है, तो बस आपको जो है चलिए तो इस प्रश्न में ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि P2O5 जो है इसका स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, स्वाद। क्या होता है? स्वाद। तो P2O5 के मतलब इसका स्वाद क्या होगा? अम्लीय होगा। P2O5 का स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा। बस इतना याद रखिए। P2O5 का स्वाद कैसा होगा? अम्लीय। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए तो बताएंगे आप लोग कि P2O5 जो है इसका स्वभाव क्या होता है? अम्लीय होता है। एक अगला प्रश्न है आपका कि ZNO जो कट कर दिए उसको छोड़ करके चलिएगा। ZNO क्या है? तो ZNO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या पढ़िएगा? ZNO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसको ऐसा नहीं पढ़ के वैसे भी पढ़ सकते हैं कि ZNO एक उभयधर्मी है। दोनों आप प्रश्न को बना करके पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे ZNO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और एक बार पढ़ेंगे ZNO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब पढ़िए आप लोग। रटो। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ZNO जो है यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है या फिर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलिए आपका ये जो प्रश्न था ZNO क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ZNO क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ZNO क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हिंदी में क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 80% शुद्धता के हेमेटाइट अयस्क में। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पहले बन गया कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। किसका अयस्क है? लोहा का। 80% शुद्धता के हेमेटाइट अयस्क में लोह की प्रतिशतता निम्नलिखित में कितनी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आप इतना ही याद रखिएगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा। ठीक उसी तरह से हेमेटाइट का ये लोहा का एक दूसरा अयस्क भी है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। और एक है आपको सीडेराइट। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सीडेराइट। तीसरा क्या है? एक बार पुनः सुनिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये तीनों अयस्क जो है वो लोहा का अयस्क है। अगर एंथ्रासाइट की बात हो रही है तो वह कोयला का अयस्क है। किसका अयस्क है? कोयला का। ठीक है, अब है अगला प्रश्न आपका वाटर गैस में। वाटर गैस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाटर गैस को हिंदी में क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, वाटर मतलब जल नहीं होता है, जल गैस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? जल गैस। तो वाटर गैस में क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होता है और हाइड्रोजन का मिश्रण, यानी कि देखिए CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन का H2 हो गया। तो याद कर लीजिए आप लोग कि वाटर गैस में किस किस का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। देखिए एक तो आपको याद 100% हो जाएगा। क्या? तो वाटर गैस। क्यों? क्योंकि H2O से मिल क्योंकि वाटर जो बनता है उसमें H2 रहबे करता है, इसलिए H2 तो होगा ही होगा। और दूसरा याद रख लीजिएगा, गैस वाला बात है तो एक गैस आप कार्बन मोनोऑक्साइड को याद कर लीजिएगा। तो बताइए कि वाटर गैस में किन किन चीजों का मिश्रण होता है? तो आप लोग बोलिए कि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। बोलिए आपका अगला प्रश्न है यूरिया खाद से संबंधित है। किस खाद से संबंधित है? यूरिया खाद से। यूरिया खाद से पौधे को किस तत्व, कौन सा तत्व मिलता है? देखिए याद रखिएगा, आप लोग जो खेत में यूरिया खाद डालते हैं तो आप इसका मतलब पौधा को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N2 होता है। क्या होता है? N2। आप जो यूरिया खाद देते हैं इसका मतलब है कि उसमें आप क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन। इसका मतलब यदि मनुष्य पेशाब करता है किसी फसल में तो उसको वो क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। बात समझ रहे हैं ना? तो यदि कोई आदमी पेशाब करता है तो इसका मतलब पौधा को क्या देता है? यानी कि N2। तो ज्यादा पेशाब भी अगर कोई कर दे किसी पौधा में
तो वो पौधा सूख जाता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा अगर हो जाए तो पौधा सूख जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पेशाब का चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? तो पेशाब का चर्चा हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं कि मनुष्य का पेशाब हो या किसी जानवर का ही पेशाब हो, उसमें किसकी मात्रा होती है? यूरिया की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन किसी पेड़ पौधा में मिल जाएगा तो वो भी आपको सूख जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि यूरिया खाद यदि आप खेत में डालते हैं, इसका मतलब आप क्या देते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न है कि तत्व है U238 लिखा हुआ है और नीचे में देख लीजिए आप 92 लिखा हुआ है। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पूछ रहा है। एक दिन और ये बात बताए थे कि जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो ऊपर वाले में से नीचे वाले संख्या को क्या करना है? घटा देना है। तो बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो 146 हो जाएगी। बस समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर ऊपर में 10 रहता और नीचे में 5 रहता तो ये न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती? 5 हो जाती। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बताएंगे आप लोग कि पानी का पीएच मान कितना होगा? 7। यानी कि पानी, और इसका प्रश्न एक और रहता है शुद्ध जल। क्या लिखा रहता है? शुद्ध जल। तो याद कर लीजिए, शुद्ध तो 7। शुद्ध बोलिए जरा। शुद्ध जल जो है आपको इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। या पानी का पीएच मान कितना होगा? 7। पानी का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। अगला प्रश्न है गैसीय समीकरण PV बराबर RT। PV बराबर RT। याद आप लोग रखेंगे कि गैसीय क्षेत्र में PV बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपको nRT, जो कि यहाँ पर प्रश्न में आपको गलत दिया हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, केवल RT दे दिया था, लेकिन यहाँ पर PV बराबर फार्मूला क्या होता है? nRT याद रखिएगा। और यहाँ पर ये आपको इंटर में साइंस रखिएगा तो 11th में ये चैप्टर है, ठीक है। तो PV बराबर क्या होता है? nRT होता है। और nRT में पूछ रहा है कि R का मतलब क्या होता है? तो R का मतलब होता है 1 मोल गैस को। क्या होता है? 1 मोल गैस को। 1 मोल गैस को नहीं होता है, आप को कट कर दीजिए। R का मतलब होता है 1 मोल गैस। R का मतलब क्या होता है? 1 मोल गैस। R का मतलब 1 मोल गैस। PV बराबर फार्मूला nRT, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि PV बराबर nRT वो कैसा समीकरण है, तो आप कहिएगा कि यह एक गैसीय समीकरण है। कैसा समीकरण है? गैसीय समीकरण। PV बराबर nRT कैसा समीकरण है? गैसीय समीकरण। तो बताइए कि PV बराबर फार्मूला क्या होता है? nRT होता है। और यह कैसा समीकरण है? बहुत अच्छा। R बराबर यहाँ पर क्या होता है ये बताइए? 1 मोल गैस। क्या होता है? 1 मोल गैस। R बराबर होता है 1 मोल गैस होता है। अगला प्रश्न है आपका अमोनियम नाइट्रेट। क्या लिखा हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को तप्त करने पर, बताइए तप्त का मतलब है जस्ट बहुत अच्छा। अमोनियम नाइट्रेट को तप्त करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद जो है वह आपको क्या है? N2O है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो N2O बनेगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस बनेगा। क्या बनेगा? लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? N2O। हंसने वाली गैस कहते हैं ना। तो याद रखिएगा लाफिंग गैस। अमोनियम नाइट्रेट को तप्त करने पर, किसको तप्त करने पर? अमोनियम नाइट्रेट को तप्त करने पर कौन सा गैस बनता है? N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है समान मोलिकुलर फार्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक हैं आइसोमर, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है कि अमोनियम नाइट्रेट को यदि हम तप्त करेंगे तो क्या बनेगा? N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है समान मोलिकुलर फार्मूला और भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है। यदि समान मतलब बराबर मोलिकुलर फार्मूला होगा तो उसको हम लोग आइसोमर कहेंगे, या भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक रहेगा तो उसको हम लोग आइसोमर कहेंगे, ठीक है। फिर भी ये प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा उलटफेर है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग छोड़ करके आगे चलिए। ये कहा किसी बिलियन में, बिलियन का मतलब बिलियन मतलब घोल, बिलियन मतलब घोल। जैसे आप शरबत चीनी को घोलते हैं, मतलब पानी चीनी को, तो क्या बन जाता है? घोल। उसको हम लोग बिलियन भी कह सकते हैं।
किसी विलयन में यानी कि किसी घोल में विलय ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक को कहते हैं। ठीक है, कहता है किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है आपका परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न अच्छा है, जरा देखिए इसको। किसी भी परमाणु का जो रासायनिक गुणधर्म का निर्धारण होता है, किसका निर्धारण होता है? परमाणु का रासायनिक गुणधर्म का जो निर्धारण होता है कि इस रासायनिक का मतलब इस केमिकल का यह गुण होता है, इस केमिकल का यह गुण होता है, इस केमिकल का यह गुण होता है। मतलब हम लोग सभी रासायनिक मतलब केमिकल के बारे में बताते हैं ना, गुण कि इसका ये गुण है, इसका ये गुण है। तो गुण का जो निर्धारण होता है वो आपको किस आधार पर होता है, किसके द्वारा होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि परमाणु का जो रासायनिक गुणधर्म है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, तो बताइए कि बाह्यतम कक्षा में, पहली कक्षा में बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। सही बात है। और दूसरी कक्षा में, तीसरी में, बहुत अच्छा। उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सब 9th क्लास में है। ठीक है, तो परमाणु का ये समझ में आ गया। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसको आप लोग इसको 2-4 बार जल्दी से रखिए। धातु की क्रिस्टल संरचना, धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? देखिए, धातु की जो क्रिस्टल संरचना है, कौन सी संरचना है? धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन जो किया जाता है वो किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? एक्सरे के द्वारा। धातु की क्रिस्टल संरचना जो है उसका अध्ययन किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? एक्सरे के द्वारा किया जाता है। बताइए धातु की किस संरचना का अध्ययन की बात हो रही है? सही बात है। धातु की कौन सी संरचना है? बताइए कि क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक? एक्सरे का हिंदी बताइए। अरे भाई आप लोग क्या बोल रहे, थोड़ा ब्रेन का यूज कीजिए। एक्स मतलब एक्स और रे मतलब किरण, यानी कि एक्स किरण। नहीं समझ में आया? वाई रे का हिंदी बताइए। वाई किरण। गामा रे का अंग्रेजी बताइए। गामा किरण। समझ में आया? अब रे मतलब किरण होता है। देखिए एक्सरे जो आप करवाने जाते हैं वैसे इस पर ऐसे लिखा रहता है एक्स और रे, ऐसे लिखा रहता है ना। तो ये एक्स जो हो गया ये किरण का नाम है और रे मतलब क्या होता है? किरण होता है। ठीक है, तो बताइए कि धातु की क्रिस्टल संरचना का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वह किस टेक्निक के द्वारा? टेक्निक का हिंदी क्या होता है? तकनीक होता है। तकनीक का अंग्रेजी क्या होता है? टेक्निक होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन के अनुभार के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन से है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन से है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन के अनुभार के अनुसार है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम हाइड्रोकार्बन किस में होगा? मीथेन में। उसके बाद किस में होगा? उसके बाद ये सीरियल से है। तो मीथेन का याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद कर लीजिए। मीथेन का फार्मूला जो हो जाएगा CH4। एथेन जो होगा उसमें देखिए C में मान 1 बढ़ेगा। पहले नहीं कुछ था तो C1 था, और जब 1 बढ़ा देंगे तो C2 और ये क्या हो जाएगा? तो देखिए याद कर लीजिए सीरियल से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन का हो गया CH4, इसमें 2 बढ़ाइए, फिर अगला में 1 बढ़ाइएगा और इसमें 2 बढ़ाइएगा। पहला में 1 और दूसरा में 2, तो बताइए अगला क्या होगा? C3 H8। तो C3H8 किसका फार्मूला? प्रोपेन का। प्रोपेन का। तो बताइए ब्यूटेन का क्या होगा? याद आया? कुछ समझ में आया? तो इसको आप सीरियल से याद कर लीजिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीरियल से याद कीजिए फटाफट। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसे याद कीजिए। चलिए, किसी परमाणु में उपकक्षा का हिंदी और अंग्रेजी होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो हुंड के नियम के द्वारा। ये हुंड वैज्ञानिक का नाम था। किसका नाम था? वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, तो वही कहता है कि किसी परमाणु में उपकक्षा के भरने का क्रम जो निर्धारित होता है वो किस नियम के द्वारा? हुंड का नियम। और हुंड किसका नाम था? वैज्ञानिक का अंग्रेजी क्या होता है? साइंटिस्ट। क्या होता है? साइंटिस्ट होता है। तो बताइए किसी परमाणु, इसको रटना पड़ेगा, किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का जो क्रम होगा
क्या भरने का क्रम होगा? उपकक्षा। और उपकक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का सही क्रम किसके द्वारा निर्धारित होगा? अगला प्रश्न है आपका कि जिरकोनियम जो है, आपको ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। एस्टेटिन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम, ये तीनों जो है वो क्या है? यह रेडियो सक्रिय है। ये क्या है? क्या सब है रेडियो सक्रिय? जरा इसको रटिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले है एस्टेटिन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम। फिर से बोलिए, क्या सब है? एस्टेटिन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम। क्या सब है? चलिए अगला प्रश्न है आपका कॉपर सल्फेट। तो बताइए, अभी जस्ट कॉपर सल्फेट का बहुत अच्छा, इसका हम सूत्र बताए थे, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का क्या हो जाता है? यानी कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? आप बताइएगा कि जलीयकरण के कारण। और यहाँ दो प्रश्न बन गया कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का ये स्वभाव या प्रकृति क्या होता है? अम्लीय क्यों होता है? जलीयकरण के कारण। किसके कारण? जलीयकरण के कारण। बहुत अच्छा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। तो बताइए कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? बताए थे हम, रबर का बहुलक अंग्रेजी कभी कभी पॉलीमर भी दे देता है। क्या देता है? पॉलीमर। तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका मतलब बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका है? किसका है? आइसोप्रीन का। ठीक है ना। देखिए, प्राकृतिक रबर जो है वह आपका किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है। अब देखिए, आप अपने माथा में एक तो रबर लगाते हैं और दूसरा पिन लगाते हैं, इसलिए याद कर लीजिए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन से याद कर लीजिए, प्रीन। ठीक है। अगला है कि बॉक्साइट जो है वह किस धातु से प्राप्त की जाती है, या बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा। और एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? क्या होता है? Al होता है। क्या होता है? Al होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। बताइए कि बॉक्साइट जो किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। या देखिए, जिसका जो अयस्क रहता है ना, देखिए अयस्क का मतलब समझ लीजिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे गैंग और अयस्क में क्या अंतर है। गैंग, अयस्क और फ्लास्क में क्या अंतर है, यह आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो अयस्क का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो अयस्क से आपको शोधन करके जो निकाला जाता है वो आपको शुद्ध पदार्थ होता है। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात कर रहा है कि बॉक्साइट से क्या निकाला जाएगा? एल्युमिनियम। बात समझ में आ गया? अब आप किसी को बॉक्सिंग कब मारिएगा? जब आएगा आपके पास तब ना। इसलिए LU मतलब ए लो अब ओकरा बॉक्सिंग मार, ए लो अब ओकरा बॉक्सिंग मार। इसलिए याद कर लीजिए कि बॉक्सिंग, ये बॉक्साइट से याद कर लीजिए बॉक्सिंग कब मारिएगा? हम लोग बोलेंगे कि एलो अब ओकरा बॉक्सिंग मार, तो एलो मतलब एल्यूमिनियम। इसलिए बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगर आपसे पूछ दे सीने बार किसका अयस्क है? ठीक है। सीन किसका खींचेंगे हम लोग? पारा का खींचेंगे, ताकि खेत में बहुत सारा फसल सब खा जाएगा, इसलिए उसका सीन खींच लेंगे मोबाइल से। इसलिए याद कर लीजिए कि सीने बार किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? कोयला का। मेलानिन किसका अयस्क है? कोयला का। मेलानिन। कोयला का। बताइए आप लोग। कोयला का नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट्स करके बताइएगा कि मेलानिन किसका अयस्क है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्फूरिया फ्लैश लिखा है। स्फूरिया फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे क्या आता है? कहता है स्फुर बल्ब के तार के नाम। देखिए, स्फुर बल्ब क्या होता है समझ लीजिए। फ्लैश बल्ब जो होता है ना, जैसे कि कैमरा सब जो यूज़ करता रहता है वहाँ पर फ्लैश जलाता है, जो लाइट बहुत पावर जो रहता है ना उसको फ्लैश बल्ब बुलाता है। स्फुर बल्ब के तार का निर्माण किससे क्या आता है? मैग्नीशियम से।
किसे क्या आता है? मैग्नीशियम से। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको दो तरह से आप लोग पढ़िएगा कि स्फुर बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? मैग्नीशियम से। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि स्फुर बल्ब के तार का निर्माण मैग्नीशियम से किया जाता है। फिर पढ़िएगा कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण मैग्नीशियम से किया तो जाता बताइए कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? है। क्या होता है? तो बताइए कि पौधों के क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको रटिए आप लोग कि स्फुर बल्ब के तार का निर्माण मैग्नीशियम से किया जाता है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे याद रखिएगा। देखिए, स्फुर का मतलब समझिए, अगर जो कोई लाइट आपको फुर से आ जाएगा, देखिए अगर जो कोई लाइट आपके मुंह पर फुर से आ जाएगा, फुर से मतलब अचानक, या फ्लैश को जला देगा, तो आप कहेगा कि मैं गई मैं, कहे कि उसका जैसे कि मान चलिए बिजली जो चमकता है, अगर जो लाइट आती है फुर से आ जाता है, तो आप लोग डरते कि नहीं डरते हैं? तो क्या बोलते हैं? मैं। याद कर लीजिए कि स्फुर फ्लैश, स्फुर बल्ब के तार का निर्माण जो है वो किसे किया जाएगा? या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किसे किया जाएगा? मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? चलिए अब एक दो प्रश्न आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो बताएंगे आप लोग कि कैथोड किरणें जो होती है वो क्या होती है? कैथोड किरणें जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, अब बताएंगे आप लोग कि सीमेंट का जो दृढ़ीकरण किया जाता है किसके कारण से? चलिए अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन एक मिश्रण है, वो किसका मिश्रण है? सोल्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? सोल्डर करने का मतलब समझते हैं ना, जब तार वगैरह जोड़ते हैं उसको सोल्डर कहते हैं। तो अब बताएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए किस क्रिया को अपनाएंगे हम लोग? टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया को। किसको? तो बताइए कि टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया से किसको अलग करेंगे आप? एल्डिहाइड और कीटोन को। किसको? अगला प्रश्न है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन में क्या सब होता है? CuSO4 और NaOH। फिर से बताइए फेलिंग विलयन में क्या सब होता है? फेलिंग विलयन में क्या सब होता है? CuSO4 किसका सूत्र है? किसका है? अगला प्रश्न है अब आपका कि P2O5 क्या है? P2O5 एक अम्लीय पदार्थ है, ये बोल सकते हैं। हाँ, P2O5 क्या है? तो बताइए ZNO क्या है? ZNO क्या है? चलिए बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। बताएंगे आप लोग कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? और लोहा का दूसरा अयस्क का नाम मैग्नेटाइट और सिडेराइट। तो चलिए अब अगला प्रश्न बताइए आप लोग कि वाटर गैस के बारे में जानते हैं? तो बताइए वाटर गैस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाटर गैस में क्या सब होता है? एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए याद रखिए, मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब दो। तो जब मोनो मतलब एक, तो इसलिए CO पर C भी एक, O भी एक। और जब बोलेंगे कि डाई, तो डाई का मतलब होता है दो। तो देखिए CO2 में दो आ गया ना। अब समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया? मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? चलिए अब ये बताइए आप लोग कि पानी का pH मान कितना होता है? और गैसीय समीकरण बताना है आपको, क्या होता है बताइए? PV बराबर nRT। PV बराबर nRT में R का मतलब क्या होता है? एक मोल गैस। अब ये बताएंगे आप लोग कि अमोनियम नाइट्रेट को तप्त करने पर क्या प्राप्त होता है? N2। क्या प्राप्त होता है? N2। अगला प्रश्न है नाइट्रस ऑक्साइड धातु की जो क्रिस्टल संरचना है उसका अध्ययन किस तकनीक के द्वारा होता है? धातु के क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्सरे के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन के अनुभार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। प्रोपेन। बताइए मीथेन का फॉर्मूला से ब्यूटेन तक बताइए। चलिए C3H8C4H10। ठीक है, तो किसी परमाणु में उपकक्षा जो होती है, उपकक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। बताइए उपकक्षा के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है?
सही बात है। अब बताएंगे आप लोग कि एस्टेटिन, फ्रेंसियम और ट्रीटियम जो है वह रेडियो सक्रिय है। क्या है? रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय के अंदर क्या सब आता है बताइएगा आप लोग। चलिए, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल कैसे होते हैं? अम्लीय। अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं अम्लीय? जलीय। अब ये बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। जब रबर लगा तो पीन भी लगाएगा ना, आइसोप्रीन का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। स्फुर बल्ब के तार का निर्माण किससे क्या आता है? मैग्नीशियम। फ्लैश बल्ब का तार का निर्माण। मैग्नीशियम से। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।